जब भी कश्मीर के काले दौर की बात होती है तो 1990 के नरसंहार की यादें ताज़ा हो जाती हैं। 19 जनवरी 1990 की वो काली रात आज भी इतिहास के पन्नों में खून के धब्बों की तरह दर्ज है, जिसने कश्मीरी पंडितों की न केवल जिंदगियां तबाह की बल्कि हजारों लोगों को भी बेघर कर दिया। उस रात कश्मीरी पंडितों और सिखों को उनके पुश्तैनी घरों से बेदखल कर दिया गया। उनके सपने, उनका कारोबार, उनकी हंसी खुशी सब छीन लिया गया। उन्हें मारा गया, उनकी औरतों से हुआ और आंखों के सामने उनका सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन जहां कश्मीरी पंडितों की त्रासदी की चर्चा बार बार होती है, वहीं सिखों की उस दर्दनाक कहानी पर कोई गौर नहीं करता। आज हम उस अनसुनी कहानी को आपके सामने लाएंगे, जब कश्मीर में न सिर्फ हिंदुओं बल्कि 3000 सिखों का भी नरसंहार हुआ और उन्हें अपनी जड़ से उखड़कर पलायन करना पड़ा था। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा और आज पूरी दास्तान आपको सुनाएंगे जब सिखों का नरसंहार कश्मीर में हुआ। दरअसल सर्दी की वो ठिठुरती रातें जब पूरा भारत कड़कड़ाके की ठंड से ठिठुर रहा था, कश्मीर में आतंक की आग धधक रही थी। घाटी में करीब 2 लाख हिंदू और सिख बरसों से अपनी पुश्तैनी जमीन पर बसे थे। उनके पास खूबसूरत घर थे, फलता फूलता व्यापार था और पीढ़ियों से चली आ रही जड़ें थी। लेकिन एक झटके में सब कुछ राख हो गया। 14 सितंबर 1979 को जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आतंकियों ने कश्मीरी पंडित टीका लाल टपलू को उनके घर के बाहर गोली मार दी। ये वो पहला हमला था जिसने कश्मीर में खौफ का माहौल बना दिया। फिर 4 नवंबर 1979 को जस्टिस नीलकंठ गंजू की हत्या कर दी गई। उनकी हत्या सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने आतंकी मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाई थी। इन हत्याओं ने घाटी में इस्लामिक कट्टरपंथियों का हौसला बढ़ा दिया। 19 जनवरी 1990 को सुबह अखबारों में छपी एक चेतावनी ने सबको दहला दिया। ये चेतावनी थी कि कश्मीर में रहना है तो अल्लाहू अकबर कहना होगा। मस्जिदों से आजान के साथ कट्टरपंथी नारे गूंज रहे थे। ये नारे थे, कश्मीर में क्या चलेगा, निजामे मुस्तफा। एक और स्लोगन बहुत तेजी से वायरल होने लगा, जिसका मतलब था हमें पाकिस्तान चाहिए, हिंदू और सिख औरतें भी चाहिए, लेकिन उनके मर्दों के बिना। ये नारे सिर्फ धमकी नहीं थे बल्कि एक खौफनाक मंसूबों की शुरुआत थी। कश्मीरी पंडितों के साथ साथ सिख समुदाय भी इस आतंक का शिकार बन गया। घरों में घुसकर तोड़फोड़ हुई, लूटपाट हुई, हत्याएं और महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई। ये सब उस दौर की भयावह सच्चाई थी। आंकड़ों की माने तो 1990 में घाटी में 75,343 हिंदू और सिख परिवार थे। लेकिन 1990 से 1992 के बीच हुए नरसंहार में 70,000 से ज्यादा लोगों को कश्मीर छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। इनमें करीब 3,000 सिख भी थे, जिन्हें रातों रात अपनी घर, जमीन और जड़ें हमेशा के लिए छोड़कर भागना पड़ा था। सिखों की कहानी उतनी ही दर्दनाक है जितनी पंडितों की कहानी है, लेकिन उनकी त्रासदी को ना तो खबरों में जगह मिली और ना ही इतिहास ने उनके दर्द को दर्ज किया। वो भी उसी खौफ से गुजरे, उसी तरह अपने बच्चों को बचाने के लिए रातों में जगे और उसी तरह अपने घरों को जलता हुआ देखकर बेघर हो गए। जैसी हालत कश्मीरी पंडितों की थी, वही हालात सिखों के भी थे। इस नरसंहार के पीछे कई नाम सामने आते हैं। उस वक्त केंद्र में गृह मंत्री थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, जिनकी बेटी महबूबा मुफ्ती बाद में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनी। हैरानी की बात यह है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ते थे। अब आप भी सोच रहे होंगे कि फिर उनकी पहुंच कश्मीर में कैसे बन गई, तो इसका जवाब है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का आतंकी यासीन मलिक। यासीन मलिक ने मुफ्ती की छोटी बेटी रुबिया सईद का अपहरण कर लिया और बदले में 5 खूंखार आतंकियों को रिहा करवाया। इस रिहाई ने आतंकियों को और बेखौफ कर दिया। उन्हें यकीन हो गया कि हिंसा के दम पर वे कश्मीर से हिंदुओं और सिखों को खदेड़ सकते हैं। पाकिस्तान से सटी सीमा और आर्टिकल 370 की आड़ में आतंक
आतंकी आसानी से घाटी में घुस रहे थे। उन्होंने हिंदुओं और सिखों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। घरों पर धमकी भरे पोस्टर चिपकाए गए, मस्जिदों से भड़काऊ नारे लगाए गए और सड़कों पर खून की होली खेली गई। 1990 के बाद आज तक इस घटना को 35 साल बीत चुके हैं। आर्टिकल 370 हट चुका है, लेकिन कश्मीरी पंडितों और सिखों के लिए हालात पूरी तरह नहीं बदले हैं। कभी 19वीं सदी में कश्मीर में 10 लाख कश्मीरी पंडित हुआ करते थे, लेकिन आज मुश्किल से 9,000 बचे हैं। सिख समुदाय की कहानी भी कुछ अलग नहीं है। वो 3,000 सिख जो उस नरसंहार में उजड़ गए, आज भी अपनी जड़ों से दूर शरणार्थी की जिंदगी जी रहे हैं। कश्मीरी पंडितों की त्रासदी पर किताबें लिखी गई, फिल्में बनाई गई और चर्चाएं होती हैं, लेकिन सिखों का दर्द क्यों दबा दिया गया? क्या इसलिए कि उनका बलिदान कम था, या इसलिए कि उनकी आवाज को दबाने में किसी की सियासत चमक रही थी? इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। आपके पास भी अगर ऐसी कोई कहानी है जो दबाई गई है इतिहास के पन्नों में, जिसे दर्ज होना चाहिए और जिसे दुनिया तक पहुंचना चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।